नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बंजर भूमि में इलाकों में पैसे कमाना है तो करें लेमन ग्रास की खेती। मडुआ की खेती अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार पूरे देश में अरोमा मिशन के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। लेमन ग्रास भी उसी में से एक फसल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, लेमन ग्रास की मांग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए किसानों के लिए ये फायदे का खेती बनती जा रही है। लेमन ग्रास की खूबी यह है कि इसे सूखा और बंजर प्रभावित इलाकों में लगाया जा सकता है। चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं वन उत्पादक संस्थान लालगुटवा रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहाँ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसकी जो उन्नत प्रजाति है, जो कि सीएमएफ लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोज़ा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुरानी फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें।
अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें, तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। रागी, इसकी खेती शुरुआती दौर से होती आ रही है। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और आज के समय में बाजार में इसकी मांग बढ़ी है। ऐसे में किसान रागी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए रागी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं ICAR प्लांडू रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार यादव से। आज हम लोग रागी के बारे में चर्चा करेंगे। रागी जिसे मरुआ के नाम से जानते हैं, इसे ही फिंगर मिलेट के भी नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ रागी हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रागी के बहुत ही फायदे हैं हम सबों के लिए। ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है और कैल्शियम जैसा कि हम सभी जानते हैं हड्डी के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे जब 6 महीने के होते हैं तो मरुआ आधारित भोजन उसे दिया जा सकता है। रागी आधारित जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, यानी जो शुगर चीनी की मात्रा है वो ब्लड में बहुत ही धीरे धीरे रिलीज होता है और इसीलिए रागी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। 3 तरह के ज़मीन हैं, नीचे, मध्यम और ऊपरी भाग। ऊपरी भाग वाली जो ज़मीन है खास करके वो खाली रह जाता है, यहाँ तक कि वर्षा महीना में भी खाली रह जाता है। अब रागी ऐसा फसल है जिसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम बीमारी और कीड़े लगते हैं, यानी इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही है। तो जो ऊपर वाले खेत हैं उसमें भी हम रागी लगा सकते हैं और लगाने के भी तरीके अनेक हैं। इसे सीधी बुआई भी कर सकते हैं, इसकी बिचरा तैयार करके भी
पौधरोपण किया जा सकता है। सीधी बुआई में भी छिटकवा भी कर सकते हैं या कतार में भी कर सकते हैं। रागी की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थों से युक्त बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में पौध नष्ट हो जाती है। इसके लिए खेत की सबसे पहली अच्छी तरह से गहरी जुताई कर ली जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राकृतिक खाद के रूप में 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालना चाहिए। खाद को मिट्टी में डालने के बाद अच्छे से जुताई कर दें। इससे खेत की मिट्टी में गोबर अच्छी तरह से मिल जाता है। खाद प्रबंधन, जब आप रासायनिक खेती कर रहे होते हैं तो मरुआ में प्रति एकड़ 20 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटास प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है। और नाइट्रोजन को 2 भाग में डाला जाता है। फास्फोरस और पोटास को बुआई के समय में ही पूरा डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन आधा बुआई के समय में और आधा जब फसल करीब 20-25 दिन का होता है उस समय में निराई गुराई करके जब मिट्टी चढ़ा देते हैं उस समय में डालना चाहिए। 5 से 6 टन प्रति एकड़ के दर से सड़ा हुआ गोबर की खाद डालना चाहिए, जिससे कि खेत में उर्वरता रहे। लगाने के लिए जब गर्मी पड़ रही होती है अप्रैल महीने में, उस समय में 2 बार खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि जो भी कीड़े मकोड़े खेत में रहते हैं वो मरते हैं। रागी की कैसे अच्छे ढंग से वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जो उन्नत किस्म है बिरसा मरुआ 3, बिरसा मरुआ 2, बिरसा मरुआ 1 और A404, ये प्रमुख किस्में हैं। मध्य जून से नर्सरी, अगर जो लोग पौधारोपण करना चाहते हैं वो नर्सरी के लिए बीज लगा दें, और जब 3 से 4 सप्ताह का पौधा हो जाता है तो उसे पौधारोपण के लिए करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका जो बीज दर है, जैसे जो सीधी बुआई करेंगे उसमें थोड़ी सी बीज ज़्यादा लगेगी, जैसे कि 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के दर से बीज लगेगी। और जो पौधरोपण नर्सरी तैयार करके पौधरोपण करेंगे उसमें थोड़ी सी बीज दर कम होगी, 3 से 4 किलो प्रति एकड़। जो सीधी बुआई में छिटकवा करेंगे उसमें थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, जो कतार में करेंगे उसमें थोड़ा सा कम लगेगा। चाहे कोई भी विधि हो, बीज उपचार जरूर करना चाहिए। जो जैविक विधि से कर रहे हैं वो सूडोमोनास से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचारित कर दे, इससे बाद में जो आने वाले रोग हैं वो नहीं लगते हैं। और जो केमिकल रासायनिक विधि से कर रहे हैं उनके लिए बायोस्टिन बहुत अच्छी दवा है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बायोस्टिन से उपचारित करके तब लगाना चाहिए। रागी के बीजों को सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप छिड़काव विधि द्वारा बीजों की रुपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समतल भूमि में बीजों को छिड़कना होता है और उसके बाद कल्टीवेटर में हल्का पाटा लगाकर खेत की 2 बार हल्की जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में बीज तकरीबन 3 सेंटीमीटर गहराई में बीज दब जाते हैं। जब इसकी बीज की गहराई जो रखते हैं 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखते हैं। हम पौधारोपण करते हैं तो पौधारोपण के समय में 2 पंक्ति के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं और 1 पंक्ति में 2 पौधा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी एक फफूंद ट्राइकोडर्मा रोगनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल। किसान भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा
कि ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है जो खास करके बहुत सारे बीमारी को रोकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि जो भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मुरझाने वाली बीमारी चना में लगता है, अरहर में लगता है, टमाटर में लगता है, बैगन में लगता है। इस तरह से कई फसलों में ये इसका खास करके देखा गया ये बीमारी आती है। या डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ लगता है, खास करके बहुत सारे वेजिटेबल्स में लगते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी रोकने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करने का सलाह देते हैं। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदी नाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें देखा जाता है कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवाणु को खाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है ट्राइकोडर्मा अपने आप में एक फंगस है जो दूसरे फंगस को खाता है। ऐसा देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा खास करके एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जो 2-3 तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, बीज का बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं 6 ग्राम से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा तक प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को छिड़काव करके भी इसको बहुत सा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग खास करके ट्राइकोडर्मा को पौधे के जड़ के पास में डालने पर भी बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाई 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 मिलीलीटर पानी में घोल लें। ये घोल 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त है। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 1 से 12 घंटे तक छाया में रखें। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में मिला दें। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। खास करके हम लोग कहते हैं सब्जी में और फल में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग होता है। ऐसा देखा जाता है खास करके किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा को हम लोग गोबर में मिक्स करते हैं। जनरली हम लोग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। उस सड़ने से फ़ायदा ये होता है कि ट्राइकोडर्मा गोबर में वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और बुआई या रोपाई के समय में ये उस समय जड़ के पास में छोटा छोटा आटा का लोई इतना गोल इतना छोटा छोटा बना करके उस जड़ के पास में रोपाई के समय में दिया जाता है। खास करके बैगन की जब खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं उस तरह से करके उसमें दिया जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है खास करके अमरूद में भी मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अमरूद में मुरझाने वाली बीमारी से बचने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का भी व्यवहार करते हैं। तो जिसके जड़ के 1 मीटर डायमीटर का एक चारों तरफ रिंग बना देते हैं, छोटा सा गड्ढा कोड़ देते हैं। उसी गड्ढे में ट्राइकोडर्मा का गोबर जो बेस्ड जो खाद बनता है वो ट्राइकोडर्मा गोबर बेस्ड खाद को जड़ के चारों ओर डाल देते हैं। डालने से मुरझाने वाली बीमारी निश्चित रूप से रोक सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल न करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं।
यही नहीं, एक चीज़ बताना चाहूँगा किसान बंधु, जो मार्केट में ट्राइकोडर्मा मिलता है उसका लाइफ वास्तव में 6 महीने का होता है। इसलिए दवा खरीदने से पहले एक चीज़ आपको अवश्य याद होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए। 6 महीना से पुराना हुआ तो निश्चित रूप से दवा उतना कारगर नहीं होता है। अगर 2 महीना 3 महीना पुराना मैन्युफैक्चरिंग मिले तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन 6 महीने के पुराना ट्राइकोडर्मा वो आप व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए खरीदते समय किसान बंधु विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम समझते हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और इस तरह से आप समृद्ध भी होते जाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लोमा, जिला मधुबनी के कृषक गौतम कुमार ने। ये मधुमक्खियों में माइट कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गौतम कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरे किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। आज हम बताना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन जो किसान साथी कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि सबसे जो शत्रु वाला कीट है जो हमारे मधुमक्खी बॉक्स में पाया जाता है, एक आता है माइट, जो आकार में बहुत ही छोटा होता है। ये क्या करता है कि हमारे मधुमक्खी जो है उसके लार्वा और एडल्ट दोनों को ये उसके बॉडी पर जा कर के उसका रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा मधुमक्खी जो है वो विकलांग हो जाते हैं और अच्छा से वो पोलन और नेक्टर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हनी कम बनता है। और दूसरा जो ये होता है कि जो उसके लार्वा पर रस चूसता है, तो रस चूसने से क्या होगा कि उसका लार्वा भी डेथ होता है। अगर वो तैयार भी हो जाता है हमारा जो मधुमक्खी, तो आपको एडल्ट में जब तैयार होगा तो वो विकलांग हो जाते हैं, जिससे हमारा कि हनी प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए पहले आप उस छाता को से हटा दें और फिर उसके बाद आप आता है एक एसिड है जो फॉर्मिक एसिड है जो 85% का होता है, उसको रुई में एक लकड़ी के सहारा उस छाता में थोड़ा देर के लिए रख दें, तो उसके गंध से जो माइट है वो हट जाते हैं या मर जाते हैं वहाँ से। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी,
हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।